भारत का इतिहास ये सिर्फ राजाओं और रानियों की कहानियां नहीं है। ये उन लड़ाइयों की, उन संघर्षों की कहानी भी है जिन्होंने इस देश की शक्ल और सूरत तय की है। आज हम 700 साल के एक लंबे सफर पर चलेंगे और उन युद्धों को देखेंगे जिन्होंने भारत की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो सवाल यही है, कैसे एक लड़ाई का नतीजा अगली लड़ाई की वजह बन गया और कैसे इन घटनाओं की एक जंजीर ने, मतलब एक के बाद एक डोमिनोज की तरह गिरते हुए, भारत के मुकद्दर को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। अपने इस सफर में हम इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। ये वो मोड़ हैं जिन्होंने एक एक करके भारत के इतिहास को बदला, ठीक वैसे ही जैसे एक डोमिनो दूसरे को गिराता चला जाता है। ये है हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे तराइन से, फिर पानीपत और प्लासी से होते हुए सीधे पहुंचेंगे 1857 के महान विद्रोह तक। हर पड़ाव अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो चलिए कहानी में उतरते हैं और सबसे पहले डोमिनो को देखते हैं। हम बात कर रहे हैं 12वीं सदी के आखिरी दौर की, जब एक ऐसी टक्कर होने वाली थी जो उत्तर भारत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये है मोहम्मद गौरी, गौर का एक ऐसा शासक जिसकी नजरें हिंदुस्तान पर थीं। वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था और उसके रास्ते में उस वक्त के सबसे ताकतवर राजपूत शासकों में से एक खड़े थे, पृथ्वीराज चौहान। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। दोनों सेनाओं के लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग था। एक तरफ पृथ्वीराज की सेना थी जो आमने सामने की लड़ाई और अपनी व्यक्तिगत बहादुरी पर यकीन करती थी, युद्ध हाथियों पर निर्भर थी। वहीं दूसरी तरफ घौरी की सेना कहीं ज्यादा संगठित थी, जिसके पास तेज रफ्तार घुड़सवार तीरंदाज थे और एक बहुत ही प्रैक्टिकल और क्रूर रणनीति थी। तो 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई। चौहान की सेना ने गोरी को बुरी तरह हराया, लेकिन अपनी राजपूत योद्धा परंपरा का पालन करते हुए पृथ्वीराज ने गोरी को जिंदा जाने दिया। और यही फैसला इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक बन गया, क्योंकि ठीक एक साल बाद 1192 में गोरी दोगुनी तैयारी के साथ वापस लौटा। इस बार उसकी तेज रफ्तार रणनीति और घुड़सवार तीरंदाजों के सामने राजपूत सेना टिक नहीं पाई। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और दिल्ली के दरवाजे हमलावरों के लिए हमेशा के लिए खुल गए। और इसी के साथ पहला और सबसे जरूरी डोमिनो गिरा। तराइन की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, ये एक नई प्रशासनिक और मिलिट्री कल्चर की शुरुआत थी। अब कहानी में लगभग 300 साल का एक लंबा जंप लेते हैं। एक और बड़ा मोड़ आने वाला था, एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी जो युद्ध के मैदान का नक्शा ही बदल कर रख देने वाली थी। साल 1526 बाबर सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना के सामने खड़ा था। बाबर की सेना छोटी थी, पर उसके पास 3 ऐसे तुरुप के इक्के थे जो लोदी के पास नहीं थे। पहला, तोपें और बंदूकें। दूसरा, दुश्मन को किनारों से घेरने की तुलुगमा रणनीति। और तीसरा, तोपों को बचाने के लिए गाड़ियों से बनी दीवार, जिसे अराबा कहा जाता था। ये तारीख भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इस दिन पानीपत के मैदान में बाबर की छोटी लेकिन नई तकनीक से लैस सेना ने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को तहस नहस कर दिया। लोदी की सेना ने पहली बार तोपों की गड़गड़ाहट सुनी और वो पूरी तरह से बिखर गए। नतीजा बिल्कुल साफ था, दूसरा डोमिनो भी गिर गया। दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और भारत में बारूद के युग की शुरुआत हुई। इस एक जीत ने भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक, मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। मुगलों के बाद कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अब मैदान में कोई साम्राज्य नहीं, बल्कि एक ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी आती है। एक ऐसी कंपनी जो व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे शासक बन बैठी। साल 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, लेकिन सच कहूं तो ये कोई आम लड़ाई थी ही नहीं। इसे हथियारों से ज्यादा साजिश और धोखे से जीता गया। ये एक फौजी जीत से कहीं ज्यादा एक पॉलिटिकल तख्ता पलट था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के ही दरबार में साजिश का जाल बुना। नवाब का अपना सेनापति मीर जाफर, जनरल राय दुर्लभ और बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ, इन सब ने कंपनी से हाथ मिला लिया। नतीजा ये हुआ कि जब लड़ाई का वक्त आया तो नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा लड़ा ही नहीं। अच्छा, अगर प्लासी धोखे की जीत थी तो 1764 की बक्सर की लड़ाई असली फौजी ताकत का प्रदर्शन थी।
इस लड़ाई ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का असली मालिक बना दिया और उन्हें मिला दीवानी का अधिकार, यानी टैक्स वसूलने की शक्ति। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे बड़े डोमिनो पर, एक ऐसा विद्रोह जो लगभग 100 साल के विदेशी राज के खिलाफ उबल रहे गुस्से का नतीजा था। 1857 का विद्रोह मेरठ में एक चिंगारी की तरह शुरू हुआ और देखते ही देखते ये आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। दिल्ली, अवध, झांसी, कानपुर, हर तरफ विद्रोह की लपटें उठ रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस विद्रोह का महत्व ये है कि ये औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ पहला इतना बड़ा और संगठित प्रतिरोध था। इसमें सिर्फ सैनिक नहीं थे, बल्कि राजा महाराजा, जमींदार और आम लोग सबने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था। विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसके बाद सब कुछ बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के अधीन आ गया, और यहीं से ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत हुई। तो अब इन सभी ऐतिहासिक डोमिनोज को एक साथ जोड़कर देखते हैं, इन 700 सालों के संघर्षों का आखिर में नतीजा क्या निकला। तो ये है घटनाओं की पूरी कड़ी। तराइन से सल्तनत बनी, पानीपत से मुगल आए, प्लासी ने कंपनी राज की शुरुआत की और 1857 के विद्रोह ने सीधे ब्रिटिश राज को जन्म दिया। हर एक बड़ी लड़ाई ने एक बहुत बड़े बदलाव का दरवाजा खोला। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या इन 700 सालों के युद्ध सिर्फ हार और जीत की कहानियां हैं, या फिर यही वो आग थी जिसमें तपकर वो राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई, जिसने आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई की मशाल को रोशन किया? सोचने वाली बात है।